इस मूवी के स्टार्ट में हम बॉन्ग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि खाना पकाने में बेहद टैलेंटेड है और वो ब्लू हाउस का सबसे कम उम्र शेफ है जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस थी। उसी शाम बॉन्ग को पता चला कि घर में एक चाइनीज एम्बेसडर के लिए डिनर पार्टी दी जा रही है और वो एम्बेसडर फिश बोन्स को लेकर काफी सेंसिटिव था, इसलिए बॉन्ग को हड्डियों के बगैर मछली की मजेदार डिशेस बनाने का कहा जाता है। बॉन्ग उनकी इंस्ट्रक्शंस पे अमल करता है और फौरन से डिश प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। रात होने पर खाना तैयार था जिसे एम्बेसडर को सर्व किया जाता है। उसने मछली को खाया तो उसे उसमें एक हुक मिली, इसलिए बॉन्ग अब मुश्किल में आ गया था जिसे बहुत से गार्ड ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो पुलिस ऑफिसर्स इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉन्ग के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच जाते हैं। वो लोग जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो बॉन्ग को रियलाइज हो जाता है कि वो मुश्किल में है, इसलिए वो बालकनी से भागने की कोशिश करता है। वो ऑफिसर्स उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो नीचे स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसका सर पूल की बेस पे जा लगता है। लेकिन किसी वजह से वो गिरता रहता है और एक औरत उसकी ओर तैरती है और उसके होंठों पे किस करती है। बॉन्ग की जब आंख खुलती है तो वो एक स्ट्रेंज बेड पे था, यहाँ तक कि वो कमरा भी उसके लिए अजनबी था। बॉन्ग को रियलाइज होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मिरर की ओर भागता है। उसकी रिफ्लेक्शन उसे हैरान कर देती है क्योंकि उसे पता चला कि वो एक लड़की बन गया था। वो एक सेकंड के लिए सोचता है, फिर उसे ख्याल आता है कि गिरने के कारण यकीनन वो सपना देख रहा होगा। बॉन्ग ये पता लगाने के क्या चल रहा है कमरे से बाहर आता है जहाँ उसे दर्जनों औरतें मिलती हैं जो कि झुककर उसे महारानी कहकर पुकारती हैं। ये देखकर बॉन्ग परेशान हो जाता है और बिल्डिंग से बाहर भागता है, लेकिन तभी उसे अपनी लैब में ठंडापन महसूस होता है और यहाँ आखिरकार उसे रियलाइज होता है कि उसने सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो दी है। बॉन्ग इससे खौफजदा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए स्मगल किया गया है, लेकिन जब वो अपनी सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करती है तो बॉन्ग को रियलाइज होता है कि वो टाइम ट्रेवल से पास्ट में आ गई है, जिसके कारण वो शॉक हो जाती है और आखिरकार उसे पैलेस में वापस लाया जाता है। अगले दिन बॉन्ग जब उठती है तो उसे अपनी मौजूदा पहचान के बारे में पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके जोशियन डायनेस्टी में आ गया है जो कि 1851 का साल था। इसी के साथ ही अब वो किम सो यंग की बॉडी में रह रहा था जो कि एक रॉयल वार्ड थी और ये चीज मामले को और बदतर बना देती है कि जल्द ही किम की शादी किंग चियोल योंग से होने वाली थी, यानी कि वो कुछ ही दिनों में क्वीन बनने वाली थी। साथ ही मेड उसे बताती है कि एक अननोन एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी लेक में तैरती हुई मिली थी। खुशकिस्मती से गार्ड्स ने उसे ढूंढ लिया और उसे पैलेस ले आए। ये सुनकर बॉन्ग को रियलाइज होता है कि यकीनन उसकी और किम की सोल्स एक्सचेंज हो गई होंगी, इसलिए वो अंदाजा लगाता है कि घर वापसी का टिकट वही लेक है जिसमें उसकी बॉडी मिली थी। इसलिए वो अपनी मेड को लेक पर ले जाने का कहती है ताकि वो उसमें जंप करके प्रेजेंट टाइम में वापस जा सके, लेकिन उसका जंप करना एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेता है। वो जाके कीचड़ भरी जमीन पे जा गिरती है। बॉन्ग को पता चलता है कि ग्रैंड क्वीन ने सर्वेंट्स को कह के लेक को खाली करवा दिया था ताकि कोई भी दोबारा लेक में ना गिर जाए। बॉन्ग ये न्यूज सुन के काफी निराश होता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि पानी ही इसका सोल्यूशन है, इसलिए वो पानी की किसी भी सोर्स में खुद को डुबाने की कोशिश करती है जो उसे मिल सकता था। यहाँ तक कि वो अपना सर पानी की बाल्टी में भी डाल लेती है जो कि असल में फर्श को साफ करने के लिए था, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। कुछ दिन के बाद शादी वाला दिन भी आ जाता है। बॉन्ग को डायनेस्टी के रिवाज का पता नहीं था, लेकिन मेड्स की हेल्प से वो विवाह संस्कार पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं। उसी रात बॉन्ग को, जो कि अब महारानी बन चुका था, किंग के चैम्बर में सोने के लिए लाया जाता है। वो इस बारे में सोच के घबरा जाता है, इसलिए किंग को अल्कोहल पेश करता है इस उम्मीद के साथ कि किंग सो जाए, और खुशकिस्मती से किंग सो जाता है जिससे बॉन्ग को राहत मिलती है। अगली सुबह बॉन्ग हैंगओवर के साथ उठती है जहाँ उसे कुछ खाने को दिया जाता है, लेकिन वो भीगे हुए खाने से बेजार हो जाती है और रॉयल शेफ को उसके लिए रामेन बनाने का मैसेज भेजती है। रॉयल शेफ इस शब्द से अनजान था, लेकिन बॉन्ग की इंस्ट्रक्शन से वो उस खाने को बनाने की कोशिश करता है। शेफ उस डिश को कई बार बनाता है, लेकिन बॉन्ग को उसकी हर कोशिश बेकार लगती है। पहली डिश ज्यादा हेल्दी थी, जबकि उसके बाद वाली डिशेस बहुत ज्यादा फीकी और मसालेदार थी।
आखिरकार शेफ अपसेट होके गिव अप कर देता है और बॉन्ग से खुद खाना बनाने को कहता है। बॉन्ग, जिसे अभी भी खाना पकाने की टेक्निक्स याद थी, वो खुद ही खाना बनाने का फैसला करती है। वो रॉयल किचन में आके फौरन से नाइफ उठा लेती है। ये देखकर उसकी मेड काफी परेशान हो जाती है क्योंकि महारानी ने बचपन से अब तक कभी भी खाना नहीं बनाया था। इसलिए मेड और बाकी सर्वेंट्स को उम्मीद थी कि महारानी सिर्फ किचन में गंदगी ही फैलाएंगी। लेकिन वो जब महारानी को इतनी तेजी से सब्जियां काटते हुए देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। वो हर चीज को परफेक्टली और एक ही साइज से काट रही थी और आखिरकार एक परफेक्ट डिश तैयार हो जाती है, जिसे लेकर बॉन्ग अपने रूम में आ जाती है और अपनी मेट के साथ रामेन एंजॉय करने लगती है। दूसरी तरफ किचन में शेफ को बॉन्ग की खाना पकाने की टेक्निक से जेलसी होती है और वो ये क्लेम करता है कि खाना सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं होना चाहिए बल्कि उसका टेस्ट भी डिलीशियस होना चाहिए। और अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो पॉट में बचा हुआ खाना टेस्ट करता है। जैसे ही वो उसे खाता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये कितना अच्छा है, यहाँ तक कि शॉक में उसके हाथों से स्पून भी गिर जाता है। इस इवेंटफुल एनकाउंटर के बाद बॉन्ग को आइडिया आता है। असल में नई क्वीन को ये रियलाइज हो चुका था कि वो अपनी कुकिंग स्किल्स से रॉयल फैमिली का दिल जीत सकती है। लेक को भी ग्रैंड क्वीन ने खाली करवाया था, इसलिए अगर वो खाने से उसे खुश कर देगी तो वो शायद लेक को रिफिल करने के लिए मान जाए। इसलिए वो फौरन से किचन में आ जाती है, लेकिन जेलेसी के कारण रॉयल शेफ अपनी अथॉरिटी पे जोर देता है और ग्रैंड क्वीन के लिए बनाए गए खाने को चेक करने से मना कर देता है। बॉन्ग इस बात से नाराज हो जाती है और शेफ को तेजी से खाना पकाने का चैलेंज देती है। रॉयल शेफ पहले तो इस लड़ाई से पीछे हट जाता है, लेकिन बॉन्ग की टीज करने पर वो इसके लिए मान जाता है। एक सर्वेंट घंटी बजाता है और ये कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है। रॉयल शेफ अपना चाकू लेता है और गाजरों का एक गुच्छा काटने लगता है, लेकिन महारानी के हाथ ज्यादा तेज थे। वो फौरन से कुछ खीरे काट लेती है। कुछ देर की कुकिंग के बाद बॉन्ग की डिश आखिरकार तैयार थी। वो सबसे पहले घंटी बजा देती है और ये कंपटीशन जीत जाती है, जिसकी वजह से रॉयल शेफ गुस्सा हो जाता है और कहता है कि स्पीड इम्पोर्टेंट है लेकिन टेस्ट एक शेफ की स्किल्स का हतमी इम्तिहान होता है। बॉन्ग उसकी बात से एग्री करती है और रॉयल कुजीन इंस्पेक्टर से दोनों डिशेस टेस्ट करने का कहती है। कुजीन इंस्पेक्टर बॉन्ग की डिश को बेहतर करार दे देता है, जो कि रॉयल किचन का चार्ज संभालने का एक इशारा था। बॉन्ग अपने नए मिलने वाले स्टेटस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करती है और ग्रैंड क्वीन के खाने को एनालाइज करने लगती है। उसे यहाँ ग्रैंड क्वीन के खानों का भी पता चलता है कि हाल ही में दांत के दर्द के कारण वो खाने में बहुत नखरे करती हैं। इसलिए बॉन्ग ने नरम बनावट वाला खाना बनाने का फैसला किया। वो फौरन से काम पे लग जाती है और आलू का दलिया बनाना शुरू कर देती है। सबसे पहले वो पॉट में कुछ मिल्क डालकर सभी इंग्रेडिएंट्स डाल देती है और साथ साथ वो टेस्ट भी चेक कर रही थी, जिसके बाद वो आखिर में आलू डाल देती है। इसके बाद रात का खाना एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फूलों की टॉपिंग्स के साथ परोसा जाता है। बॉन्ग अपनी फाइनल प्रोडक्ट को देख के काफी खुश थी, जिसे वो खुद ग्रैंड क्वीन के सामने पेश करती है। ग्रैंड क्वीन खाने से बहुत लुत्फानंदोज होती है, लेकिन ये बात उजागर होती है कि वो खाना परफेक्ट नहीं था क्योंकि वो ठंडा वहाँ आया था और टेम्परेचर ने पूरी तरह से मसले हुए आलूओं को गांठ में बदल दिया था, जिसके कारण टेस्ट थोड़ा खराब हो गया था। जबकि दलिया प्लेट की साइड पर भी फैल गया, जिससे प्रेजेंटेशन पर भी असर पड़ा। बॉन्ग ये सुनकर परेशान हो जाती है और दुखी होकर अपने महल की ओर वापस सफर शुरू कर देती है, जहाँ रास्ते में वो ग्रैंड क्वीन तक खाना पहुँचाने के दूसरे तरीकों पर गौर करने लगती है। कुछ ही देर में उसे एक आइडिया आता है। वो एक कपड़ा सिलाती है और अपनी मेट को शाही इंजीनियर्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के साथ कपड़ा सौंपने का कहती है। बॉन्ग की इंस्ट्रक्शन के साथ रॉयल इंजीनियर खाना डिलीवर करने के लिए एक स्पेशल कैरिज तैयार करते हैं, जो कि कपड़े से सभी तरफ से ठीक से इंसुलेट किया गया था। इधर बॉन्ग कई लजीज खाने तैयार करती है और सर्वेंट्स को नई डिजाइन की गई कैबिनेट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डिलीवर करने का कहती है। ग्रैंड क्वीन को गर्म खाना मिलता है, जो कि उसे काफी पसंद आता है और वो कुछ भी बचा हुआ नहीं छोड़ती। इंजीनियर्स अच्छी खबर लेकर बॉन्ग के पास लौटते हैं कि उसकी इन्वेंशन कामयाब साबित हुई थी। कुछ दिन के बाद किंग एक बड़ी दावत का एहतमाम करता है, जहां पूरे देश से गेस्ट को बुलाया गया था, लेकिन बदकिस्मती से रॉयल शेफ उसी दिन बीमार हो जाता है, जबकि रॉयल किचन का स्टाफ भी काफी कम था। बॉन्ग जब ये
नोटिस करती है तो वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। वो मर्द का रूप धार के रॉयल किचन में चली जाती है, जहाँ बॉन्ग को पता चलता है कि उनका स्टॉक भी काफी कम है, क्योंकि ग्रोसरीज जो कि उसी दिन डिलीवर होना थी वो अभी तक नहीं पहुंची थी। महदूद चॉइस के साथ बॉन्ग के पास क्रिएटिव होने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। महारानी अपनी मेट्स के साथ आलू की एक यूनिक लेकिन सिंपल डिश तैयार करती है। वो आलू को छीलती है और उसे एक स्टिक पे लपेटकर डीप फ्राई करती है, जिससे वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाता है। सभी मेहमान पहली डिश को देख के कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो शाही खाने में कुछ बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो उसे टेस्ट करते हैं तो उनकी आंखें चमकने लगती हैं, क्योंकि वो उसके जायके पर हैरान थे। बॉन्ग को दूसरी डिश बनाने में थोड़ी और मुश्किल का सामना था, क्योंकि किचन में किसी भी तरह का मीट नहीं था। इसलिए वो बीन्स को यूज करके वेजी बर्गर तैयार करती है। टमाटर के जायके के साथ वो अपनी इस इन्वेंशन पर काफी खुश थी, इसलिए वो इसका नाम मैकडोनाल्डू रख देती है। आलू की तरह पड़ोसी जाने वाली ये डिश भी सुपर हिट थी और गेस्ट मुंह में पानी लाने वाली इस डिश का मजा लेने लगते हैं। आखिरी खाने के लिए बॉन्ग एक ट्विस्ट के साथ एक क्लासिक जेली डिजर्ट बनाती है और जेली स्टिक्स पे एक स्पेशल मैसेज लिखा था, फॉर्च्यून जेली, के जेली खाने के बाद आप अपनी किस्मत पढ़ सकते हैं। सभी मेहमान क्लासिक जेली खाते हुए अपनी अपनी किस्मत को पढ़ के एंजॉय करने लगते हैं। शुरुआती दिक्कतों के बावजूद खाना एक छोटी सी सफलता थी और ये सब कुछ बॉन्ग की कुकिंग के कारण ही हो पाया था। ग्रैंड क्वीन जो कि इस दावत में शरीक थी, वो भी बॉन्ग की स्किल से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो अंत में उसे अपनी रिक्वेस्ट करने का कहती है और बगैर किसी हिचकिचाहट के बॉन्ग उन्हें लेक को रिफिल करने का कहती है। ग्रैंड क्वीन उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है और सर्वेंट्स को काम शुरू करने का ऑर्डर देती है। लेकिन दुख की बात ये थी कि ये टाइम 19th सेंचुरी का था, इसलिए इस टास्क को जल्द कंप्लीट करने के लिए उनके पास कोई एडवांस मशीन नहीं थी। इसलिए सर्वेंट सिर्फ मैनुअली ही पानी को ट्रांसफर कर सकते थे और ये प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो था, क्योंकि सर्वेंट्स को कुएं से पानी भर के एक लंबा सफर तय करके लेक तक लाना होता था। ये देखकर बॉन्ग नाराज हो जाती है और एक नए मेथड के साथ सामने आती है। वो हर सर्वेंट को अपनी जगह पर रुक के बकेट को आगे ट्रांसफर करने का कहती है। वो सब लोग भी इस सिस्टम से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके काम को आसान बना रहा था। जबकि बॉन्ग इस लेंथी प्रोसेस को बैठी ऑब्जर्व कर रही थी। कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन लेक कभी भी भरी नहीं थी। जल्द ही बॉन्ग भी वेट करके थक जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ तेज बारिश होती है जो कि धीरे धीरे लेक को भरने लगती है। बॉन्ग ये देख के काफी खुश थी, इसलिए वो बारिश में ही डांस करने लगती है। कुछ ही घंटों में लेक भर चुकी थी और बॉन्ग किनारे पर आके एक पत्थर पे अपना नाम लिखती है, जिसके बाद वो पानी में जंप कर देती है और नीचे डूबने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि उसने मूवी के स्टार्ट में भी किया था। बॉन्ग की जब आंख खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल में पाया। वहीं उससे कुछ दूर एक पुलिस ऑफिसर भी सोया हुआ था। बॉन्ग चुप करके बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर जाग जाता है और तेजी से उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर के साथी उसे घेर लेते हैं। डेस्पिरेशन में बॉन्ग ऊंचाई से जंप कर देता है और उन लोगों से बच के भागने लगता है, जिसके बाद वो पब्लिक लाइब्रेरी में आके हिस्ट्री बुक को ढूंढने लगता है, जहाँ उसे जोशन डायनेस्टी की पब्लिकेशन मिल जाती है और उसे देख के वो मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो भी अब हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका था। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं। बॉन्ग फिर से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि वो यहाँ उसे अरेस्ट करने नहीं आए हैं, जिसका मतलब ये था कि जोशन एरा में टाइम ट्रेवल के कारण प्रेजेंट टाइम अब बदल चुका था और अब पुलिस उसका पीछा नहीं कर रही थी, बल्कि वो तो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। बॉन्ग अब एक मुखबिर बन चुका था जो कि हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की करप्शन को एक्सपोज करता है। ये सुनकर बॉन्ग फौरन से करीबी एक कंप्यूटर पे जाके उनके इन क्लेम्स को सर्च करता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर सच बोल रहे थे, क्योंकि अब हिस्ट्री और प्रेजेंट वर्ल्ड चेंज हो चुके थे। मूवी के एंडिंग सीन में हम बॉन्ग को एक स्ट्रीट में खड़ा हुआ देखते हैं और हमें एक मैसेज सुनाया जाता है कि पास्ट में की हुई एक छोटी सी तब्दीली फ्यूचर को कैसे बदल सकती है। इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।